बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हम डाटा को किस तरह प्रोसेस कर सकते हैं। आज हमारे टॉपिक का नाम है प्रोसेसिंग डाटा। सबसे पहले हम देखते हैं कि टेक्स्ट कोड्स क्या हैं। अर्ली प्रोग्रामर्स रियलाइज दैट दे नीडेड अ स्टैंडर्ड टेक्स्ट कोड दैट वाज एग्रीएबल टू ऑल ऑफ देम। स्टार्ट में क्या हुआ, प्रोग्रामर्स ने डिसाइड किया कि हमारे पास कोई ऐसा एक स्टैंडर्ड होना चाहिए टेक्स्ट कोड का जिस पे तमाम एग्री कर जाएं। इन सच अ सिस्टम नंबर्स वुड रिप्रेजेंट द लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट, पंक्चुएशन मार्क्स एंड अदर सिंबल्स। हमने पहले देखा था कि अगर हमने 10 को डेसिमल में रिप्रेजेंट करना है तो हम 1010 लिखते थे, लेकिन अगर हमें इसे बाइनरी में देखना है तो 1010 से 10 को रिप्रेजेंट किया जाता था। इसी तरह ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में 10 की रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट वे से की जाती थी। लेकिन फिर क्या सोचा गया कि हमारे पास एक ऐसा टेक्स्ट कोड होना चाहिए, ऐसा स्टैंडर्ड होना चाहिए टेक्स्ट कोड के लिए कि जिसमें तमाम अल्फ़ाबेट्स, पंक्चुएशन मार्क्स और सिंबल्स को हम एक ही लेटर से क्या करें, रिप्रेजेंट कर सकें। हमारे पास मुख्तलिफ वेज नहीं होने चाहिए एक ही चीज़ को प्रेजेंट करने के लिए। दिस स्टैंडर्ड कोड सिस्टम वुड इनेबल एनी प्रोग्रामर और प्रोग्राम to use the same combination of numbers to represent the same individual piece of data। तो ये स्टैंडर्ड आपको क्या फैसिलिटी देगा कि अब आप अगर आपने किसी एक डाटा के बारे में रिप्रेजेंटेशन देनी है तो आपको डिफरेंट टेक्स्ट कोड्स की ज़रूरत नहीं, बल्कि आप एक स्टैंडर्डाइज टेक्स्ट कोड के ज़रिए आप उस पीस ऑफ डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। द 4 मोस्ट पॉपुलर टेक्स्ट कोड सिस्टम इन्वेंटेड आर द फॉलोइंग। 4 जो मशहूर टेक्स्ट कोड सिस्टम थे वो ये हैं। एप्सिडिक, सबसे पहले हम देखेंगे एप्सिडिक स्टैंड्स फॉर एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। एप्सिडिक एज एन 8-bit कोड दैट डिफाइंस 256 सिंबल्स। एप्सिडिक क्या है, 8-bit कोड है, यानी इसमें 1 बाइट का इस्तेमाल किया जाता है जो कि 256 सिंबल्स को सपोर्ट करता है, यानी 250 सिंबल्स को हम इसके ज़रिए एप्सिडिक के ज़रिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट इज़ स्टिल यूज इन IBM मेन फ्रेम्स एंड मिड रेंज सिस्टम। ये आज तक IBM के मेन फ्रेम्स और मिड रेंज सिस्टम में इस्तेमाल होता है। बट इट इज़ रियली इनकाउंटर्ड इन पर्सनल कंप्यूटर्स, लेकिन जो आपके पर्सनल कंप्यूटर्स हैं वहाँ पे इसका इस्तेमाल बहुत रेयर है, यानी ना होने के बराबर है। एप्सिडिक क्या है, हमारे पास हमारा एक टेक्स्ट कोड सिस्टम है जिसमें डाटा की सिंबल्स की रिप्रेजेंटेशन के लिए 256 क्या है आपके पास, बिट्स हैं आपके पास, वेज हैं, यानी आप 256 सिंबल्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एप्सिडिक को यूज़ करते हुए। इसके बाद जो हमारे पास अगला नेक्स्ट कोड था वो था ASCII का। ASCII स्टैंड्स फॉर द अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन interchange. Today, the ASCII character set is by far the most commonly used in computers of all types. ASCII का जो टेक्स्ट कोड है वो आजकल तमाम जो कंप्यूटर्स हैं उनमें आमतौर पे इस्तेमाल किया जाता है। ASCII is an 8-bit कोड, ये भी आपका एप्सिडिक की तरह 8-bit कोड है। That specifics characters for values from 0 to 127, जो क्या करता है 0 से 127 की वैल्यूज हैं, इन करेक्टर्स को स्पेसिफिक कर देता है। इसके बाद हमारे पास ASCII की ही एक्सटेंडेड फॉर्म आई। ये भी क्या हमारा टेक्स्ट कोड सिस्टम है। एक्सटेंडेड ASCII इज एन 8-bit कोड, ये भी हमारे पीछे 2 सिस्टम्स की तरह टेक्स्ट कोड सिस्टम्स की तरह 8-bit कोड है। दैट स्पेसिफाइज द करेक्टर्स फॉर वैल्यूज फ्रॉम 128 टू 255, जो कि कौन से करेक्टर्स को स्पेसिफाई कर रहा था, कौन सी रेंजेस के करेक्टर को स्पेसिफाई कर रहा था, 128 से 255 के जो करेक्टर्स थे उन इस रेंज को स्पेसिफाई कर रहे थे हम एक्सटेंडेड ASCII को यूज करते हुए। द फर्स्ट 40 सिंबल्स रिप्रेजेंट प्रोनाउंसिएशन एंड स्पेशल पंक्चुएशन। जो आपके एक्सटेंडेड ASCII के फर्स्ट 40 सिंबल्स थे वो किस चीज़ को शो करवा रहे थे या किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे थे, आपके जितनी भी प्रोनाउंसिएशन है और जो स्पेशल पंक्चुएशन मार्क्स थे उनको हम फर्स्ट 40 सिंबल्स में रिप्रेजेंट करवा रहे थे। द रिमेनिंग सिंबल्स आर ग्राफिक सिंबल्स, और बाकी 40 के से ऑनवर्ड 41 से 256 तक जितने भी सिंबल्स थे वो आप ग्राफिक सिंबल्स के लिए यूज़ कर रहे थे। यूनिकोड, हमारे पास जो चौथा टेक्स्ट कोड सिस्टम है वो यूनिकोड सिस्टम है। द यूनिकोड वर्ल्ड वाइड कैरेक्टर स्टैंडर्ड प्रोवाइड अप टू 4 बाइट 32 बिट्स टू रिप्रेजेंट ईच लेटर। पहले जितने भी हमने कोड्स देखे वहाँ पे हमारे पास 8 बिट्स कोड थे,
लेकिन ये हमारा वाहिद जो स्टैंडर्ड है, इसमें हम 32 बिट्स की बाइट्स को 4 बाइट्स या 32 बिट्स को यूज़ कर रहे हैं। कोई भी लेटर अगर हमने रिप्रेजेंट करवाना है तो उसके लिए हमारे पास 32 बिट्स हैं। कोई लेटर है, नंबर है, सिंबल है, उन सबको हम 32 बिट्स के जरिए रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। विथ 4 बाइट्स एनफ यूनिकोड कोड्स कैन बी क्रिएटेड टू रिप्रेजेंट मोर देन 4 बिलियन डिफरेंट कैरेक्टर्स और सिंबल्स। 32 बिट्स का मतलब है यानी 4 बाइट्स। 4 बाइट्स मतलब है कि ये हमारा यूनिकोड मोर देन 4 बिलियन डिफरेंट कैरेक्टर और सिंबल्स को शो करवा सकता है और को रिप्रेजेंट करवा सकता है। दिस टोटल इज एनफ फॉर वेरी यूनिक कैरेक्टर एंड सिंबल्स इन द वर्ल्ड, इंक्लूडिंग द वास्ट चाइनीज, कोरियन, जापानीज कैरेक्टर सेट्स एंड दोज फाउंड इन नॉन क्लासिकल एंड हिस्टोरिकल टेक्स्ट। ये जो आपका यूनिकोड का की बिट्स हैं वो इतनी ज़्यादा हैं कि हम चाइनीज़ और कोरियन, जापानीज़ में ना बहुत ज़्यादा पंचुएशन मार्क्स और बहुत ज़्यादा डिफरेंट किस्म के सिंबल्स यूज़ होते हैं। यानी ये काफ़ी मुश्किल लैंग्वेजेस हैं आपके सिंबल्स के इस्तेमाल के हिसाब से। तो अगर हम इन तमाम तीनों लैंग्वेजेस के करैक्टर सेट को भी शामिल कर लें तो उसके बावजूद भी हमारे पास यूनिकोड में इतनी ज़्यादा सपोर्ट मौजूद है कि ये मोर देन 4 बिलियन करैक्टर्स को सपोर्ट कर सकता है। इन एडिशन टू वर्ड लेटर्स, स्पेशल मैथमेटिकल एंड साइंटिफिक सिंबल्स आर रिप्रेजेंटेड इन यूनिकोड। इसके अलावा जितने भी आपके स्पेशल मैथमेटिकल सिंबल्स हैं, इसके अलावा साइंटिफिक साइंस हैं, उनको भी हम यूनिकोड में रिप्रेजेंट करवा सकते हैं। वन मेजर एडवांटेज दैट यूनिकोड हैज़ ओवर अदर टेक्स्ट कोड सिस्टम इज इट्स कंपैटिबिलिटी विद ASCII कोड्स। जो सबसे बड़ा एडवांटेज यूनिकोड में वो क्या है कि ये जो आपके डिफरेंट दूसरे ASCII कोड्स हैं उनको क्या कंपैटिबिलिटी प्रोवाइड करता है, यानी ये उनके साथ कंपैटिबल है, उनको सपोर्ट देता है। द फर्स्ट 256 कोड्स इन यूनिकोड आर आइडेंटिकल टू द 250 कोड्स यूज्ड बाय द ASCII। कंपैटिबिलिटी का क्या मतलब है कि जो पहले 256 कोड्स हैं यूनिकोड में वो बिल्कुल सेम है आपके ASCII के 256 कोड के साथ। यानी जो कोड आपका यूनिकोड में वही कोड आपका ASCII तक है, और दोनों में ये कोड कहाँ तक सेम है, आपके 256 कोड्स तक दोनों के जो कोड्स हैं वो आइडेंटिकल हैं। एंड एक्सटेंडेड ASCII सिस्टम, यानी इन दोनों जो आपके ASCII और एक्सटेंडेड ASCII थे, इसमें हमारे पास 256 कोड्स थे जो कि क्या है आपकी यूनिकोड में भी एज इट इज उनको यूज किया गया है। इसलिए हम कहते हैं कि यूनिकोड क्या है, कंपैटिबल है विद ASCII एंड एक्सटेंडेड ASCII सिस्टम। इस तरह के हमने डिफरेंट टाइप्स के टेक्स्ट कोड सिस्टम देखे कि हम किस तरह अपने सिंबल्स, लेटर्स और कैरेक्टर्स को डिफरेंट कोड्स को यूज करते हुए रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हाउ कंप्यूटर्स प्रोसेस डाटा, कंप्यूटर किस तरह डाटा को प्रोसेस करता है। हमने देखा था कि जिस तरह इनपुट एंटर करने के लिए हमें इनपुट डिवाइसेस की ज़रूरत होती है, आउटपुट के लिए हमें आउटपुट डिवाइसेस की ज़रूरत होती है, इसी तरह हमें डाटा को प्रोसेस करने के लिए प्रोसेसिंग डिवाइसेस की ये ज़रूरत होती है, जिसके लिए हमारे पास कुछ प्रोसेसिंग डिवाइसेस है। Two components handle processing in a computer: the central processing unit or CPU and the memory. Both are located on the computer's motherboard. जब हमने प्रोसेसिंग डिवाइसेस की बात की थी तो हमारे कंप्यूटर में 2 कंपोनेंट्स प्रोसेसिंग के लिए यूज होते हैं, जो कि कौन कौन से हैं, आपकी मेमोरी है और आपका CPU है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दोनों आपके कहाँ पे होते हैं, आपकी कंप्यूटर की मदरबोर्ड के साथ अटैच होते हैं। How computer process data, where processing occurs: the control unit, the arithmetic logic unit, machine cycle. Processing takes place in the PC's central processing unit. The system memories also plays a crucial role in processing data. जितनी भी आपकी प्रोसेसिंग है वो आपके CPU में होती है, जबकि मेमोरी भी क्या है, प्रोसेसिंग डाटा को प्रोसेस करने में एक अहम रोल अदा करती है। Both the CPU and memory are attached to the system's motherboard, which connects all the computer's devices together. आपका CPU और मेमोरी कहाँ पे है, आपके सिस्टम की मदरबोर्ड में अटैच होती हैं, जो कि क्या करती है, आपकी बाकी कंप्यूटर डिवाइसेस को कनेक्ट करा रही होती है और उनके दरमियान में कम्युनिकेशन करवा रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि CPU क्या है। CPU स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। द CPU इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। CPU को हम क्या कहते हैं, कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। जिस तरह हमारे पास हमारा दिमाग है, जितना भी हमने सोचने का काम करता है हम दिमाग से करते हैं, इसी तरह कंप्यूटर में जो भी काम करना है वो आपके CPU ने करना है। द प्लेस वेयर डाटा इज मैनिपुलेटेड, यानी CPU ऐसी जगह है जहाँ पे आपके डाटा की मैनिपुलेशन होती है।
जितनी भी आपकी हैंडलिंग है, डाटा की हैंडलिंग है, रिसोर्सेज की हैंडलिंग है, वो कहाँ पे होती है? आपके सीपीयू में होती है। इन लार्ज कंप्यूटर सिस्टम सच एज सुपर कंप्यूटर्स एंड मेन फ्रेम्स, प्रोसेसिंग टास्क में बी हैंडल्ड बाय मल्टीपल प्रोसेसिंग चिप्स। जितने भी आपके बड़े बड़े कंप्यूटर सिस्टम्स हैं, जैसे सुपर कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, वहाँ पे जितनी भी प्रोसेसिंग है वो कहाँ पे मल्टीपल प्रोसेसर चिप्स के जरिए हैंडल की जाती है। वहाँ पे क्या एक सीपीयू नहीं होता, बल्कि आपके पास मल्टीपल प्रोसेसिंग चिप्स होती हैं जो कि आपके डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करवा रही होती हैं। सम पावरफुल कंप्यूटर सिस्टम यूज हंड्रेड्स और इवन थाउजेंड्स ऑफ सेपरेट प्रोसेसिंग यूनिट्स, जबकि कुछ हमारे पावरफुल सिस्टम ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपके प्रोसेसिंग यूनिट्स अलहदा से इस्तेमाल किए जाते हैं। इन द एवरेज माइक्रो कंप्यूटर द इंटायर सीपीयू इज अ सिंगल यूनिट, जबकि आप अपने लैपटॉप में देखो, आप डिफरेंट अपने डेस्कटॉप में, वहाँ पे आपका सीपीयू एक सिंगल यूनिट होता है, यानी सिर्फ एक सीपीयू आपके सिस्टम में होता है। उस सीपीयू को हम क्या कह सकते हैं? इज ऑल्सो कॉल्ड अ माइक्रो प्रोसेसर, वो माइक्रो प्रोसेसर भी कहलाता है। एवरी सीपीयू हैज एटलीस्ट 2 बेसिक पार्ट, हर सीपीयू के कम से कम 2 बेसिक पार्ट हैं। वो कौन कौन से हैं? हमने पीछे स्लाइड में भी देखा था, द कंट्रोल यूनिट एंड द अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। वो 2 पार्ट हैं आपके। सबसे पहला जो है वो है कंट्रोल यूनिट है और दूसरा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है। अब बारी बारी देखते हैं कि ये दोनों यूनिट्स क्या करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कंट्रोल यूनिट क्या है। ऑल द कंप्यूटर्स रिसोर्सेज आर मैनेज्ड फ्रॉम द कंट्रोल यूनिट। जितने भी कंप्यूटर के रिसोर्सेज हैं वो कौन मैनेज कर रहा है? आपका कंट्रोल यूनिट। थिंक ऑफ द कंट्रोल यूनिट एज ए ट्रैफिक सिग्नल। आप अपने कंट्रोल यूनिट को एक ट्रैफिक सिग्नल की तरह समझ सकते हैं, सपोज कर सकते हैं। डायरेक्टिंग द फ्लो ऑफ डाटा थ्रू द सीपीयू, जिसमें आप क्या कर रहे हैं? डाटा को फ्लो करा रहे हैं सीपीयू के जरिए। ट्रैफिक सिग्नल का क्या काम होता है कि वो ट्रैफिक को मैनेज करता है कि कौन सी ट्रैफिक किस डायरेक्शन में जाएगी, कौन सी ट्रैफिक किस डायरेक्शन में नहीं जाएगी। इसी तरह आपका कंट्रोल यूनिट कर रहा है, जितना भी डाटे का फ्लो है वो आपके सीपीयू के जरिए मैनेज कर रहा होता है। एज वेल एज टू एंड फ्रॉम अदर डिवाइसेस, कि किस डिवाइस से डाटा आएगा, किस डिवाइस को डाटा जाएगा, ये सारी चीज़ें कौन हैंडल कर रहा है? आपके सीपीयू में आपका कंट्रोल यूनिट। द कंट्रोल यूनिट इज द लॉजिकल हब ऑफ द कंप्यूटर। ये क्या आपके कंप्यूटर का लॉजिकल हब है, यानी जितनी कंट्रोलिंग हो रही है वो आपके कंट्रोल यूनिट के जरिए हो रही है। द सीपीयूज इंस्ट्रक्शंस फॉर कैरिंग आवर कमांड्स आर बिल्ट इनटू द कंट्रोल यूनिट। जितनी भी इंस्ट्रक्शन जो सीपीयू के पास हैं कि उसने कोई भी कमांड को किस तरह करना है, वो आपकी कहाँ पे होती हैं? कंट्रोल यूनिट में बिल्ट इन होती हैं, वहाँ पे लिखी होती हैं। द इंस्ट्रक्शंस और इंस्ट्रक्शन सेट लिस्ट ऑल द ऑपरेशंस दैट द सीपीयू कैन परफॉर्म। जितनी भी आपकी इंस्ट्रक्शंस और आपकी इंस्ट्रक्शन सेट हैं वो कहाँ पे हैं? आपके जो, यानी इंस्ट्रक्शंस बेसिकली क्या है कि आप अपने सीपीयू को बताना है कि उसने कोई काम कैसे करना है। वो सारी इंस्ट्रक्शंस आपकी एक इंस्ट्रक्शन सेट में दी होती हैं, यानी एक लिस्ट होती है जिसमें तमाम इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं, उसे इंस्ट्रक्शन सेट कहते हैं। ईच इंस्ट्रक्शन इन द इंस्ट्रक्शन सेट इज एक्सप्रेस इन माइक्रो कोड, अ सीरीज ऑफ बेसिक इंस्ट्रक्शंस that tell the CPU how to execute more complex operation। हर इंस्ट्रक्शन क्या कर रही होती है? एक माइक्रो कोड की फॉर्म में, सीरीज में, यानी बता रही होती है कि सीपीयू को कि उसने जो भी कोई कॉम्प्लेक्स किस्म के ऑपरेशन है, कोई भी टास्क हैं, उनको किस तरह परफॉर्म करना है, उनको किस तरह, यानी उनकी बेसिक डायरेक्शंस, बेसिक इन्फॉर्मेशन दी जाती है इन इंस्ट्रक्शंस में, जो सीपीयू को बता रही होती हैं कि किसी भी काम को, किसी भी कॉम्प्लेक्स टास्क को करने का क्या तरीका है। तो बेसिकली कंट्रोल यूनिट क्या है? कंट्रोल यूनिट आपके कंप्यूटर के तमाम रिसोर्सेज को मैनेज कर रहा होता है कि कौन सी ट्रैफिक, कौन सी डाटा कहाँ जाएगा, कहाँ से आएगा, जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं जो सीपीयू ने परफॉर्म करनी है वो किस तरह करनी है, ये सब चीज़ें आपका कंट्रोल यूनिट आपके सीपीयू को बता रहा होता है। Arithmetic logic unit. The arithmetic logic unit is the part of the CPU that handles all the calculations the CPU may need. Arithmetic logic unit आपके CPU का ऐसा पार्ट है जो आपकी जितनी भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं उनको हैंडल करता है। मोस्ट ऑफ दीज ऑपरेशंस आर लॉजिकल इन नेचर। जो ज़्यादा आपके ऑपरेशंस हैं वो क्या होते हैं? नेचर में लॉजिकल होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि अरिथमेटिक ऑपरेशंस कौन से होते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेशंस इंक्लूड एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अरिथमेटिक ऑपरेशंस में आपके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के जो ऑपरेशंस हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। जबकि अगर हम लॉजिकल ऑपरेटर की बात करें तो लॉजिकल ऑपरेशंस इंक्लूड कंपैरिजंस। लॉजिकल ऑपरेशंस में आपके कंपैरिजन आते हैं, सच एज डिटरमिनिंग वेदर वन नंबर इज इक्वल टू, ग्रेटर देन और लेस देन अनदर नंबर।
कोई एक नंबर दूसरे नंबर से बड़ा है या छोटा है, बराबर है या बराबर नहीं है। ऑल्सो एवरी लॉजिकल ऑपरेशन हैज एन ऑपोजिट, हर लॉजिकल ऑपरेशन का एक ऑपोजिट भी होता है। फॉर एग्जाम्पल इन एडिशन टू, इक्वल टू, देयर इज नॉट इक्वल टू, जैसे कोई चीज या तो बराबर है या बराबर नहीं है, कोई नंबर या तो बड़ा है या बड़ा नहीं है, छोटा है। तो ये क्या है, आपके ऑपोजिट होते हैं जो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। बेसिकली लॉजिकल ऑपरेशंस पे हम क्या कर रहे होते हैं, कंपैरिजन कर रहे होते हैं कि कोई चीज़ किसी चीज़ से बड़ी है या छोटी है। तो ये हमारे अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का काम है कि जितनी भी आपकी कैलकुलेशंस हैं वो कौन परफॉर्म करा रहा होता है, आपका सीपीयू में अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अब हम देखते हैं कि मशीन साइकिल क्या है। ईच टाइम द सीपीयू एग्जीक्यूट एन इंस्ट्रक्शन इट टेक्स अ सीरीज ऑफ स्टेप। देखो, कोई भी काम अगर आपने करना है, अगर आपने असाइनमेंट भी बनानी है, तो आप क्या करते हो, उस असाइनमेंट के लिए छोटे छोटे टास्क परफॉर्म करते हो, छोटे छोटे स्टेप्स लेते हो, कहीं से एक स्लाइड से नोट लेते हो, कभी बुक से लेते हो, और फिर क्या करते हो, उसे लिखना शुरू करते हो। इसी तरह सीपीयू ने जब भी कोई इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है तो वो डिफरेंट स्टेप्स को परफॉर्म करता है। द कंप्लीटेड सीरीज ऑफ स्टेप इज कॉल्ड अ मशीन साइकिल। जो आपकी इन स्टेप्स को पूरा करने का जो अमल होता है वो क्या कहलाता है, एक मशीन साइकिल कहलाता है। द कंप्लीटेड सीरीज ऑफ स्टेप्स इज कॉल्ड अ मशीन साइकिल। A machine cycle itself can be broken down into smaller cycles. हम मशीन साइकिल को मजीद दो साइकिल्स में, छोटे साइकिल्स में डिवाइड कर सकते हैं। वो साइकिल कौन कौन से हैं, द इंस्ट्रक्शन साइकिल और द एग्जीक्यूशन साइकिल। एट द बिगिनिंग ऑफ द मशीन साइकिल द सीपीयू टेक्स 2 स्टेप। जब भी आपका मशीन साइकिल क्या करता है, शुरू होता है, तो सीपीयू 2 स्टेप्स लेता है। अब मशीन साइकिल स्टार्ट हुआ है, इसका मतलब है कि आपका ये कौन सा साइकिल है, इंस्ट्रक्शन साइकिल है, यानी इंस्ट्रक्शन साइकिल शुरू हुआ है। हमने कहा था कि सीपीयू 2 स्टेप लेता है, कि वो कौन से 2 स्टेप्स हैं जो सीपीयू परफॉर्म करता है। सबसे पहले फेचिंग का काम करता है। बिफोर द सीपीयू कैन एग्जीक्यूट एन इंस्ट्रक्शन द कंट्रोल यूनिट मस्ट रिट्रीव अ कमांड और डाटा फ्रॉम द कंप्यूटर्स मेमोरी। सीपीयू क्या करेगा, कोई भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने से पहले कंट्रोल यूनिट क्या कर रहा होता है, कोई भी डाटा या कमांड जिस पे उसने काम करना है वो कंप्यूटर की मेमोरी से क्या करेगा, फेच करेगा, उठा के लाएगा। ठीक है। दूसरा स्टेप जो वो परफॉर्म करता है सीपीयू, वो क्या है, डिकोडिंग का स्टेप है। बिफोर अ कमांड कैन बी एग्जीक्यूट द कंट्रोल यूनिट मस्ट ब्रेक डाउन द कमांड इनटू इंस्ट्रक्शंस दैट कॉरेस्पॉन्ड टू दोज इन द सीपीयूज इंस्ट्रक्शन सेट। दूसरा स्टेप क्या है, डिकोडिंग का स्टेप है कि आपका सीपीयू क्या करेगा, आप एग्जीक्यूशन यानी वो जो कमांड है उसे एग्जीक्यूट नहीं करेगा। पहले क्या करेगा, कंट्रोल यूनिट उस कमांड को छोटे छोटे यानी उसे ब्रेक करेगा डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस में, जो इंस्ट्रक्शंस में वो ब्रेक करेगा वो क्या कर रही होती हैं, मैच कर रही होती हैं उन इंस्ट्रक्शन से जो कि सीपीयू में होती हैं, कि उसने किसी भी टास्क को सीपीयू ने किस तरह परफॉर्म करता है। तो सबसे पहले क्या है, आपके मशीन साइकिल में सीपीयू 2 काम करता है, 2 स्टेप्स करता है। आपके डाटा को फेच करता है और उस डाटा को डिकोड करता है, यानी उसे ब्रेक डाउन करता है इंस्ट्रक्शंस में। फेच का क्या मतलब है कि वो डाटा या कमांड को कंप्यूटर की मेमोरी से लेके आता है। डिकोडिंग यानी जो डाटा या कमांड है उसको वो डिवाइड करेगा, ब्रेक करेगा इंस्ट्रक्शंस में। फिर क्या करता है, सीपीयू इज रेडी टू बिगिन द एग्जीक्यूशन साइकिल। एट दिस पॉइंट द सीपीयू इज रेडी टू बिगिन द एग्जीक्यूशन साइकिल। पहले था इंस्ट्रक्शन साइकिल, वो मुकम्मल हो गया। अब क्या करेगा, सीपीयू एग्जीक्यूट करवाएगा, जो कि कमांड उसके पास आई है उसको किस तरह वो एग्जीक्यूट कराता है। इसमें भी वो क्या करता है, 2 काम करता है। एग्जीक्यूशन, उसने क्या किया, डाटा को फेच किया, डिकोड कर लिया। अब एग्जीक्यूशन का पहला स्टेप क्या है कि वो उसको एग्जीक्यूट करवाएगा। व्हेन द कमांड इज एग्जीक्यूटेड द सीपीयू कैरीज आउट द इंस्ट्रक्शंस इन ऑर्डर बाय कन्वर्टिंग देम इनटू माइक्रो कोड। जैसे ही कमांड एग्जीक्यूट हो गई तो सीपीयू क्या करेगा, उस इंस्ट्रक्शंस को कन्वर्ट कर देगा माइक्रो कोड में। दूसरा स्टेप वो क्या करेगा, स्टोरिंग का करेगा। द सीपीयू मे बी रिक्वायर्ड टू स्टोर द रिजल्ट ऑफ एन इंस्ट्रक्शन इन मेमोरी। तो जो रिजल्ट उससे आया है तो वो उसको क्या करेगा, उस रिजल्ट को मेमोरी में स्टोर करवा देगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो हर बार उस रिजल्ट को स्टोर भी करवाए। ऑल्दो द प्रोसेस इज कॉम्प्लेक्स द कंप्यूटर कैन अकम्प्लिश इट एट एन इनक्रेडिबल स्पीड। ये एक कॉम्प्लेक्स टास्क है मगर कंप्यूटर क्या इसे बहुत तेजी के साथ कर लेता है। ट्रांसलेटिंग मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शंस एवरी सेकेंड, क्योंकि आपका जो सीपीयू है वो क्या कर रहा होता है,
हर सेकंड में मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को ट्रांसलेट कर रहा होता है। इन फैक्ट सीपीयू परफॉर्मेंस इज ऑफन मेजर्ड इन मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। हम सीपीयू की परफॉर्मेंस को किस तरह मेजर कर सकते हैं? मिप्स में, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड आपका सीपीयू क्या कर रहा होता है? परफॉर्म करवा रहा होता है। न्यूअर सीपीयू कैन बी मेजर्ड इन बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। अब जो आपके न्यू सीपीयूज आ रहे हैं वो क्या करते हैं? बिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड परफॉर्म करा रहे होते हैं, ठीक है। यानी उनको हम उनकी स्पीड को किस तरह मैयर करते हैं? न्यू सीपीयूज की स्पीड को बिप्स की फॉर्म में मैयर करते हैं। इस तरह आपका मशीन साइकिल ये 4 काम मुकम्मल कराता है। सबसे पहले फैचिंग करेगा, डिकोडिंग करेगा, फिर उस कमांड की एग्जीक्यूशन करवाएगा और उसको स्टोर करवाएगा। इस तरह ये 4 स्टेप्स के जरिए किसी भी कमांड की एग्जीक्यूशन और आपके मशीन साइकिल काम करता है। पाइपलाइनिंग, अब हम देखते हैं कि पाइपलाइनिंग क्या है। पाइपलाइनिंग ऑर्गेनाइज द एग्जीक्यूशन ऑफ द मल्टीपल इंस्ट्रक्शन साइमल्टेनियसली। पाइपलाइन के जरिए हम क्या कर सकते हैं? पाइपलाइनिंग के जरिए हम मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस को साइमल्टेनियसली एक साथ क्या करा सकते हैं? एग्जीक्यूट करा सकते हैं। पाइपलाइनिंग इम्प्रूव द थ्रूपुट ऑफ द सिस्टम। पाइपलाइन के जरिए हम क्या कर सकते हैं? आपके सिस्टम के आउटपुट को इम्प्रूव कर सकते हैं, यानी आपका सिस्टम ज़्यादा आउटपुट देगा। क्यों? क्योंकि एक वक्त में मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस क्या हो रही हैं? एग्जीक्यूट हो रही हैं। इन पाइपलाइनिंग द इंस्ट्रक्शन इज डिवाइडेड इनटू द सब टास्क। पाइपलाइनिंग में क्या करते हैं? आप अपनी इंस्ट्रक्शंस को सब टास्क में डिवाइड कर देते हैं। ईच सब टास्क परफॉर्म द डेडिकेटेड टास्क, और जो हर सब टास्क है वो एक खास टास्क, एक डेडिकेटेड फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। तो बेसिकली पाइपलाइन क्या है? एक ही वक्त में आप मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस क्या करवा रहे हैं? एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, जिसके जरिए आप क्या करते हैं? अपने सिस्टम की परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकते हैं, यानी वो एक वक्त में ज़्यादा आउटपुट देगा। मेमोरी, द सीपीयू कंटेन्स द बेसिक इंस्ट्रक्शन नीडेड टू ऑपरेट द कंप्यूटर, बट इट कांट स्टोर इंटायर प्रोग्राम और लार्ज सेट ऑफ डाटा परमानेंटली। सीपीयू क्या करता है? आपकी बेसिक इंस्ट्रक्शंस जो उसको चाहिए होती हैं ऑपरेट करा रही होते हैं, वो तमाम क्या अपने अंदर स्टोर या सेव नहीं कर सकता। मेमोरी में आपका डाटा परमानेंटली स्टोर नहीं होता, बल्कि जो डाटा आपको रिक्वायर्ड होता है, जिसकी ज़रूरत होती है, सिर्फ उसी को स्टोर किया जाता है। द सीपीयू नीड्स टू हैव मिलियंस ऑफ बाइट्स ऑफ स्पेस वेयर इट कैन क्विकली रीड और राइट प्रोग्राम्स एंड डाटा वाइल दे आर बीइंग यूज। तो सीपीयू को क्या बहुत ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत होती है, जहां वो क्या करे? टेम्परेरी अपने डाटा को स्टोर करवा सके, ताकि जैसे ही उसे चाहिए वो उसे वहां से तेज़ी के साथ एक्सेस कर सके। दिस एरिया इज कॉल्ड मेमोरी। ये एरिया क्या कहलाता है? मेमोरी कहलाता है। एंड इट कंसिस्ट ऑफ चिप्स आइदर ऑन द मदरबोर्ड और ऑन अ स्मॉल सर्किट बोर्ड अटैच टू द मदरबोर्ड। ये क्या आपकी मेमोरी चिप से मिलकर बनी होती है और कहाँ पे लगी होती है? आपकी मदरबोर्ड के साथ अटैच होती है। दिस इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी अलाउज द सीपीयू टू स्टोर एंड रिट्रीव डाटा क्विकली। इस मेमोरी की से क्या कर सकता है? आपका सीपीयू इस मेमोरी के जरिए तेजी से डाटा को एक्सेस कर सकता है और उसको स्टोर करवा सकता है। तो मेमोरी क्या बेसिकली ऐसी जगह है जहाँ पे सीपीयू जो उसकी ज़रूरत का डाटा है, चीज़ें उधर रखता है और उसका इस्तेमाल करता है। वो डाटा जो मेमोरी में सेव होता है वो वहाँ पे टेम्परेरी स्टोर होता है, परमानेंट स्टोर नहीं होता। टाइप्स ऑफ मेमोरी, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बिल्ट इन मेमोरी, परमानेंट एंड नॉन परमानेंट। हमारे पास मेमोरी 2 तरह से होती है, या तो मेमोरी परमानेंट होती है या नॉन परमानेंट होती है। सम मेमोरी चिप्स रिटेन द डाटा दे होल्ड इवन व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ। कुछ मेमोरी चिप्स ऐसी होती हैं कि अगर कंप्यूटर को टर्न ऑफ भी कर दिया जाए, बंद भी कर दिया जाए, तो उनमें डाटा बाकी रहता है, यानी डाटा डिलीट नहीं होगा। दिस टाइप ऑफ परमानेंट मेमोरी इज कॉल्ड नॉन वोलाटाइल। इस तरह की जो मेमोरी टाइप है उसे हम नॉन वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं, यानी वहाँ पे डाटा परमानेंटली स्टोर रहेगा, सेव रहेगा। Other chips, in fact, most of the memory in a microcomputer lose their contents when the computer's power is shut off. This type of non-permanent memory is called volatile. जबकि हमारे पास जो दूसरी टाइप की मेमोरी है वो है वोलाटाइल मेमोरी। ऐसी मेमोरी जब आप कि अगर लाइट चली जाए या आप कंप्यूटर को बंद कर दें तो वहाँ पे जो भी कंटेंट है या डाटा है वो वहाँ पे स्टोर नहीं रहेगा, बल्कि वहाँ से क्या हो जाएगा? डिसअपीयर हो जाएगा। इस तरह हमारे पास मेमोरी की कितनी टाइप्स हैं? 2 टाइप्स हैं, एक वोलाटाइल, एक नॉन वोलाटाइल। Non-volatile memory, non-volatile chips hold data even when the computer is unplugged. In fact, putting data permanently into this kind of memory is called burning in the data, and it is usually done at the factory. Non-volatile chips ऐसी चिप्स हैं जिन पे आपका डाटा सेव रहता है। इनको आमतौर पर क्या ये कंपनी में आमतौर पे क्या करती है, कहा जाता है कि बर्निंग इन द डाटा, यानी जब ये
कंपनी में फैक्ट्री में बन रही होती हैं, तो आपके डाटा को उधर बर्न कर दिया जाता है, उनके ऊपर लिख दिया जाता है परमानेंटली। ड्यूरिंग नॉर्मल यूज द डाटा इन दिस चिप्स इज ओनली रीड ओनली। और नॉर्मल यूज में आप सिर्फ डाटा को क्या कर सकते हैं, ओनली रीड कर सकते हैं। एंड यूज नॉट चेंज, सो द मेमोरी इज कॉल्ड रीड ओनली मेमोरी। और आप जो भी उसके ऊपर कंटेंट है उन्हें चेंज नहीं कर सकते, इसीलिए इस मेमोरी को क्या कहा जाता है, रोम, रीड ओनली मेमोरी। आप सिर्फ इसके ऊपर जो भी डाटा है उसे रीड कर सकते हैं, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं कर सकते। स्पेसिफिकली चिप्स दैट कांट बी चेंज और कॉल्ड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ऐसी चिप्स जिन पे आप डाटा को चेंज नहीं कर सकते उन्हें हम PROM भी कहते हैं, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। PROM चिप्स आर ऑफन फाउंड ऑन हार्ड ड्राइव्स एंड प्रिंटर्स। PROM की चिप्स कहाँ ज़्यादातर होती हैं, आपकी हार्ड ड्राइव्स और प्रिंटर्स में। दे कंटेन द इंस्ट्रक्शन दैट पावर द डिवाइसेस। इनमें क्या होती है, बेसिकली PROM में इंस्ट्रक्शंस रखी जाती हैं कि किसी भी डिवाइस को किस तरह पावर करना, यूज़ करना। दीज इंस्ट्रक्शंस वन सेट नेवर नीड टू बी चेंज। ये इंस्ट्रक्शंस एक दफ़ा सेट कर दी जाती हैं, इनको बार बार चेंज नहीं करना पड़ता और ना हम कर सकते हैं। व्हेन अ कंप्यूटर इज टर्न ऑन इट मस्ट नो हाउ टू स्टार्ट। जब भी आप कंप्यूटर को क्या करते हैं, ऑन करते हैं, तो उसे पता है कि उसने कैसे स्टार्ट होना है। रोम कंटेन्स अ सेट ऑफ स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस। रोम में क्या होते हैं, आपके कंप्यूटर की स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस होती हैं, कॉल्ड द बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम फॉर अ कंप्यूटर। इन्हें बायोस भी कहते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जैसे ही आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो आपका क्या करता है, कंप्यूटर रोम से अपनी स्टार्टअप बायोस को उठाता है और आपका कंप्यूटर क्या होता है, स्टार्टिंग स्टेज में, फेज में आ जाता है। यानी वो तमाम इन्फॉर्मेशन को जो आपकी रोम में रखी हुई है वो उसको वहाँ से लोड करना शुरू कर देता है, उन इंस्ट्रक्शंस को क्या करता है, लोड करता है। In addition to booting the machine, BIOS contains another set of routines which ensure that the system is functioning properly and all expected hardware devices are present. इसके अलावा क्या है, आपकी मशीन की बूटिंग में बायोस के अलावा बायोस क्या करता है, रूटीन्स को भी कंटेन करता है, जो कि क्या बता रही होती है कि आपका सिस्टम सही तरीके से काम कर रहा है और जितनी भी हार्डवेयर डिवाइसेस हैं वो आपके कंप्यूटर के साथ अटैच्ड हैं। दिस रूटीन इज कॉल्ड द पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। इस रूटीन को क्या कह सकते हैं हम, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट भी कहते हैं। ये था हमारी नॉन वोलाटाइल मेमोरी। फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी इज अ स्पेशल टाइप ऑफ नॉन वोलाटाइल मेमोरी। फ्लैश मेमोरी भी क्या है, हमारे पास खास किस्म की नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। इट इज़ ऑफन यूज्ड इन पोर्टेबल डिजिटल डिवाइसेस फॉर स्टोरेज। ये आमतौर पे कहाँ यूज़ होती है, आपकी पोर्टेबल डिजिटल डिवाइसेस में स्टोरेज के लिए यूज़ की जाती है। डिजिटल कैमरास, पोर्टेबल MP3 प्लेयर्स, USB की चेन स्टोरेज डिवाइसेस एंड गेम कंसोलर्स ऑल यूज़ फ्लैश मेमोरी। ये जितनी भी एग्जांपल्स का मैंने नाम लिया कि डिजिटल कैमरास हैं, USB की चेन वगैरह, इन सब में फ्लैश मेमोरी का इस्तेमाल किया जाता है। Volatile memory. Volatile memory requires power to store data. The volatile memory in a computer is called random access memory. Volatile memory के लिए क्या है, अगर जब तक आपका कंप्यूटर में पावर है आपका डाटा स्टोर रहेगा, जैसे ही आप कंप्यूटर को ऑफ करते हैं आपका डाटा वहाँ से डिसअपियर हो जाएगा। इसलिए इस volatile memory को हम random access memory भी कहते हैं। When people talk about computer memory in connection with microcomputers, they usually mean the RAM. आमतौर पर जब भी पीपल क्या कंप्यूटर की मेमोरी की बात कर रहे होते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स के हवाले से, तो वो किसकी बात कर रहे होते हैं, रैम को इसका यूज़ कर रहे होते हैं, उनका मतलब रैम से होता है। रैम्स जॉब इज़ टू होल्ड प्रोग्राम्स एंड डाटा वाइल दे आर इन यूज़। रोम क्या करती है, आपके उन तमाम प्रोग्राम्स और डाटा को अपने पास रखती है जो कि इस्तेमाल में आ रहे होते हैं। फिजिकली रैम कंसिस्ट ऑफ चिप्स ऑन अ स्मॉल सर्किट बोर्ड। रैम्स में बेसिकली क्या होता है, बहुत छोटी छोटी चिप्स होती हैं, चिप्स से मिलके रैम बनी होती है। सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल्स एंड डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल्स चिप्स आर फाउंड इन डेस्कटॉप कंप्यूटर। आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर्स में जो मेमोरी की टाइप्स यूज होती हैं वो सिम और डिम है, सिंगल इनलाइन मेमोरी और डबल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल्स। वाइल द स्मॉल आउटलाइन डिम चिप्स आर फाउंड इन लैपटॉप कंप्यूटर्स। जबकि जो लैपटॉप कंप्यूटर्स में आपकी मेमोरी यूज होती है, वोलेटाइल मेमोरी यूज होती है, वो कौन सी है, स्मॉल आउटलाइन डिम चिप्स यूज होती हैं। रैम इज डिजाइन टू बी इंस्टेंटली एक्सेसिबल बाय द CPU और प्रोग्राम। द रैंडम इन रैम implies that any portion of RAM can be accessed at any time। चूँकि हम कह रहे हैं कि रैंडम एक्सेस मेमोरी है कि आप उसमें कहीं से भी डाटे को एक्सेस करते हैं, आपको किसी सीक्वेंस की ज़रूरत नहीं होती, आप किसी भी पोर्शन पे जाके अपने डाटा को उठा सकते हैं। दिस हेल्प्स मेक रैम वेरी फास्ट। इस फीचर ने क्या कर दिया, रैम को बहुत फास्ट बना दिया। विदाउट द रैंडम एबिलिटीज ऑफ रैम द कंप्यूटर वुड बी वेरी स्लो। अगर आपकी रैम में रैंडम एक्सेस की एबिलिटी नहीं है तो इसका मतलब है कि आपका कंप्यूटर बहुत स्लो होगा।
इसके बाद हम देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोसेसिंग स्पीड, यानी वो कौन से फैक्टर हैं जो आपकी प्रोसेसिंग स्पीड को अफेक्ट कर सकते हैं, मुतासिर कर सकते हैं. अ सीपीयू डिज़ाइन डिटरमिन्स इट्स बेसिक स्पीड बट अदर फैक्टर्स कैन मेक चिप्स ऑलरेडी डिजाइन फॉर स्पीड वर्क इवन फास्टर. You already have been introduced to some of these such as the CPU registers and memory. You will see how other factors such as the cache memory, the clock speed and the data bus affects a computer speed. ये क्या चीज़ें जो आपकी प्रोसेसिंग स्पीड को मुतासिर कर सकती हैं. इनमें आपकी क्या आती है, कैश मेमोरी आती है और क्लॉक स्पीड मैटर करती है. सबसे पहले हम देखते हैं कि रजिस्टर्स क्या हैं. रजिस्टर्स आर अ टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी यूज्ड टू क्विकली एक्सेप्ट, store and transfer data and instructions that are being used immediately by the CPU. Registers basically क्या हैं, आपके कंप्यूटर की मेमोरी ही की एक किस्म है जिसमें आप क्या कर सकते हैं, तेज़ी के साथ डाटा को एक्सेप्ट करते हैं, स्टोर कर सकते हैं और ट्रांसफ़र करा सकते हैं डाटा और इंस्ट्रक्शंस को. CPU तेज़ी के साथ क्या कर सकता है, ये चीज़ें सारे काम कर लेगा अगर उसके पास रजिस्टर्स हैं. द रजिस्टर्स यूज बाय द CPU. अब ये रजिस्टर का इस्तेमाल कर रहा है आपका CPU ही कर रहा है और ऑफन टर्म्ड एज प्रोसेसर रजिस्टर्स. आप रजिस्टर्स को प्रोसेसर रजिस्टर्स भी कह सकते हैं. द रजिस्टर्स इन द फर्स्ट PC कुड होल्ड 2 बाइट्स 16 बिट्स ईच. जब आपके स्टार्ट में PC थे वो कितनी बिट्स रखते थे, 16 बिट्स के रजिस्टर्स यूज करते थे. मोस्ट CPU सोल्ड टुडे फॉर बोथ PC एंड मैकिन्टॉश कंप्यूटर हैव 32 बिट रजिस्टर. जबकि जो पीसीज और मैकिन्टॉश कंप्यूटर्स हैं उनमें 32 बिट रजिस्टर साइज इस्तेमाल होता है. मैनी न्यूअर पीसीज एज वेल एज द मिनी कंप्यूटर्स एंड हाई एंड वर्क स्टेशन हैव 64 बिट रजिस्टर्स. जबकि जितने भी न्यू माइक्रो कंप्यूटर्स हैं या हाई एंड वर्क स्टेशंस हैं उनमें 64 बिट रजिस्टर्स यूज़ होते हैं. रजिस्टर्स बेसिकली क्या हैं, आपकी कंप्यूटर की मेमोरी की ही एक किस्म है. Memory and computing power. The amount of RAM in a computer can have a profound effect on the computer's power. कि आपके RAM की क्या पावर है, ये आपके कंप्यूटर की प्रोसेसिंग में अहम रोल अदा करती है. मोर RAM means the computer can use bigger, more powerful programs. अगर आपने कोई सिमुलेशन का प्रोग्राम है तो अगर आपकी RAM की कैपेसिटी ज़्यादा नहीं तो वो उसे सपोर्ट नहीं करेगा. अगर आपने अपने PC पे उस सिमुलेशन को यूज़ करना है तो आपको क्या करना पड़ता है, अलहदा से एक्सटेंडेड रैम को इंसर्ट करना पड़ता है अपने डेस्कटॉप PC में आप, ताकि वो क्या कर सके, उस प्रोग्राम को सपोर्ट कर सके. एंड दोज प्रोग्राम कैन एक्सेस बिगर डाटा फाइल्स. जितनी रैम प्रोसेसिंग ज़्यादा होगी आप क्या कर सकते हैं, उतनी तेज़ी के साथ अपने प्रोग्राम्स को रन कर सकते हैं. मोर रैम ऑल्सो कैन मेक द कंप्यूटर रन फास्टर. जितनी ज़्यादा रैम होगी आपका कंप्यूटर उतनी तेज़ी से क्या करेगा, रन करेगा. द कंप्यूटर डजंट नेसेसरली हैव टू लोड एन एंटायर प्रोग्राम इनटू मेमोरी टू रन इट. हाउएवर द ग्रेटर द अमाउंट ऑफ द प्रोग्राम दैट फिट्स इनटू द मेमोरी द फास्टर द प्रोग्राम रन. अब ज़रूरत नहीं होती कि आप पूरे प्रोग्राम को अपने रैम में लोड करें, लेकिन जितना प्रोग्राम आपके रैम में लोड होता है वो उतनी ज़्यादा तेज़ी के साथ क्या करता है, रन करता है. इसलिए जितनी रैम ज़्यादा होती है आपका कंप्यूटर उतनी ज़्यादा तेज़ी से उस किसी भी प्रोग्राम को रन करता है. द कंप्यूटर्स इंटरनल क्लॉक. एवरी माइक्रो कंप्यूटर हैज़ ए सिस्टम क्लॉक बट द क्लॉक्स प्राइमरी पर्पज इज नॉट टू कीप द टाइम ऑफ रेडी. हर कंप्यूटर में, हर माइक्रो कंप्यूटर में क्या होती है, सिस्टम क्लॉक होती है. मगर सिस्टम क्लॉक का काम ये नहीं कि वो सिर्फ आपको टाइम बताए. Most modern wristwatch, the clock is driven by quartz crystal. When electricity is applied, the molecules in the crystal vibrate millions of times per second. जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो क्या होता है, हर सेकंड में आपके जो क्रिस्टल्स हैं वो मिलियंस ऑफ टाइम क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं. A rate that never change. ऐसा रेट है जो कभी चेंज नहीं होता. द स्पीड ऑफ द वाइब्रेशन इज डिटरमिन्ड बाय द थिकनेस ऑफ द क्रिस्टल. जो आपकी वाइब्रेशन की स्पीड है वो किस पे डिटरमिन करती है, आपके क्रिस्टल की थिकनेस पे. थिकनेस जितनी ज़्यादा होगी वाइब्रेशन उतनी ज़्यादा होगी. क्रिस्टल की थिकनेस जितनी कम होगी आपकी वाइब्रेशन की स्पीड उतनी कम होगी. द कंप्यूटर यूजेस द वाइब्रेशन ऑफ द क्वार्ट्स इन द सिस्टम क्लॉक टू टाइम इट्स प्रोसेसिंग ऑपरेशंस. कंप्यूटर क्या करता है, इन वाइब्रेशंस को यूज करते हुए अपनी प्रोसेसिंग की ऑपरेशंस परफॉर्म करा रहा होता है. ओवर द ईयर सिस्टम क्लॉक हैव बिकम स्टीडली फास्टर. सिस्टम क्लॉक क्या हो रही है, ओवर द ईयर्स तेजी हो रही है, तेजी से यानी उसकी स्पीड इंप्रूव हो रही है. फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट PC ऑपरेटेड एट 4.7 मेगाहर्ट्ज. जो आपका पहला PC था वो 4.7 मेगाहर्ट्ज की स्पीड पे प्रोसेस होता था.
is a measure of a cycles per second. Megahertz means millions of cycle per second. Gigahertz means billions of cycles per second. तो क्लॉक स्पीड भी क्या है आपकी क्या होता है प्रोसेसिंग पे अफेक्ट करती है. द बस, अ बस इज अ पाथ बिटवीन द कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर. बस भी क्या है आपके कंप्यूटर का एक कंपोनेंट है, यानी एक जरिया है जिसके जरिए आपकी इलेक्ट्रिसिटी और आपका डाटा ट्रांसफर हो रहा होता है. देयर आर टू मेन बसेज इन अ कंप्यूटर. आमतौर पर कंप्यूटर में दो मेन बसेज होती हैं. पहली बस को हम डाई इंटरनल और सिस्टम बस कहते हैं, और जो दूसरी टाइप ऑफ बस है उसे हम एक्सटर्नल बस और एक्सपेंशन बस भी कहते हैं. द सिस्टम बस रिजाइड्स ऑन द मदरबोर्ड एंड कनेक्ट्स द सीपीयू टू द अदर डिवाइसेस दैट रिजाइड ऑन द मदरबोर्ड. द सिस्टम बस जो कि आपकी मदरबोर्ड पे होती है वो क्या करती है, सीपीयू को दूसरी डिवाइसेस के साथ जो मदरबोर्ड पे उन्हें कनेक्ट करवाती है. An expansion bus connects external devices such as the keyboard, mouse, modem, printer and so on. जबकि आपकी जो एक्सपेंशन बस है उसका क्या काम होता है, जो आपकी एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं यानी जो आपके सीपीयू से बाहर अटैच है, मदरबोर्ड से बाहर लगी हुई हैं, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, मॉडेम है, प्रिंटर है, उनको क्या कराती है, कनेक्ट करवा रही होती है सीपीयू से. केबल्स फ्रॉम डिस्क ड्राइव्स एंड अदर इंटरनल डिवाइसेस आर प्लग्ड इनटू द बस. जितनी भी केबल्स हैं इंटरनल डिवाइसेस की वो आपकी बस के साथ क्या होती हैं, प्लग्ड होती हैं. द सिस्टम बस हैज टू पार्ट. सिस्टम बस के दो मेन हिस्से हैं, द डाटा बस एंड द एड्रेस बस. एक डाटा बस होती है और एक एड्रेस बस होती है. The data bus is an electrical path that connects the CPU, memory and the other hardware devices on the motherboard. डाटा बस क्या आती है, इलेक्ट्रिकल पाथ है जो कि सीपीयू, मेमोरी और दूसरी हार्डवेयर डिवाइसेस को मदरबोर्ड से क्या करती है, कनेक्ट करती है. एक्चुअली द बस इज अ ग्रुप ऑफ पैरेलल वायर्स. बस में क्या होती हैं, पैरेलल वायर्स होती हैं. द नंबर ऑफ वायर्स इन द बस अफेक्ट द स्पीड एट विच डाटा कैन ट्रैवल बिटवीन हार्डवेयर कंपोनेंट्स. नंबर ऑफ वायर्स इन द बस अफेक्ट, ये क्या करता है, आपकी स्पीड को अफेक्ट करती हैं आपकी नंबर ऑफ वायर्स, क्योंकि आपका जो डाटा ट्रैवल होता है वो इन वायर्स के जरिए होता है. जस्ट एज द नंबर ऑफ लेन्स ऑन अ हाईवे अफेक्ट्स हाउ लॉन्ग इट टेक्स पीपल टू रीच देयर डेस्टिनेशन. बिल्कुल आपकी जो ट्रैफिक हाईवेज हैं उनकी तरह, कि जिस तरह एक जगह से दूसरी जगह लोगों ने जाना है तो लेन्स की पे डिपेंड करता है कि कितनी ज़्यादा लेन्स आपका हाईवे दे रहा है. बिकॉज ईच वायर कैन ट्रांसफर 1 बिट ऑफ डाटा एट ए टाइम. एक वायर क्या करती है, एक वायर के जरिए हम एक बिट क्या कर सकते हैं, एक वक्त में ट्रांसफर कर सकते हैं. एंड 8 वायर बस कैन मूव राइट 8 बिट्स एट ए टाइम. अगर आपकी वायर में 8 बसेज हैं तो इसका क्या मतलब है, एक बस में अगर 8 वायर्स हैं तो इसका मतलब है आप 8 बिट्स एक वक्त में भेज सकते हैं. इसी तरह 16 बिट बस कैन ट्रांसफर 2 बाइट्स. 16 बिट की अगर आपकी बस है तो इसका मतलब है आप 2 बाइट्स एक वक्त में भेज सकते हैं. अगर 32 बिट आपकी वायर है तो आप 32 बिट्स भेज सकते हैं. इसी तरह जो आपके न्यू कंप्यूटर्स हैं उसमें आपकी जो डाटा बस है वो 16 बिट को सपोर्ट करती है, यानी आप 16 बिट्स एक वक्त में भेज सकते हैं. लाइक द प्रोसेसर द बस स्पीड इज मेजर्ड इन मेगाहर्ट्ज. जिस तरह प्रोसेसर है आपकी बस की स्पीड को भी हम मेगाहर्ट्ज में मेजर करते हैं, बिकॉज इट हैज़ इट्स ऑन क्लॉक स्पीड, क्योंकि इसकी अपनी क्लॉक स्पीड होती है. एज यू वुड इमेजिन द फास्टर अ बस क्लॉक स्पीड द फास्टर इट कैन ट्रांसफर डाटा. जितनी तेज़ आपकी बस की क्लॉक स्पीड होगी उतनी ही तेज़ी से आप डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं कंप्यूटर के डिफरेंट कंपोनेंट्स के दरमियान. द एड्रेस बस. द एड्रेस बस इज अ सेट ऑफ वायर्स सिमिलर टू द डाटा बस. एड्रेस बस क्या है, बिल्कुल आपके डाटा बस की तरह होती है. द एड्रेस बस कनेक्ट्स ओनली द सीपीयू एंड द रैम एंड कैरीज ओनली मेमोरी एड्रेस. ये क्या करती है, सिर्फ आपकी सीपीयू और रैम को एड्रेस बस कनेक्ट कर रही होती है और उनके दरमियान उनके सिर्फ एड्रेसेस, मेमोरी एड्रेसेस को कैरी करती है. कैश मेमोरी. मूविंग डाटा बिटवीन रैम एंड द सीपीयू रजिस्टर इज वन ऑफ द मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग ऑपरेशंस अ सीपीयू मस्ट परफॉर्म. रैम और सीपीयू के दरमियान में जो डाटा मूव करना है सीपीयू रजिस्टर्स के दरमियान में, ये क्या मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग ऑपरेशन होता है जो कि सीपीयू परफॉर्म कर रहा होता है. सिंपली बिकॉज रैम इज मच स्लोअर देन द सीपीयू, क्योंकि आपकी जो रैम होती है वो सीपीयू की निस्बत स्लो होती है. अ पार्शियल सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम इज टू इंक्लूड अ कैश मेमोरी इन द सीपीयू. तो इसका बेस्ट सोल्यूशन क्या है कि आप कैश मेमोरी को अपने सीपीयू में शामिल कर लें. कैश मेमोरी सिमिलर टू रैम. कैश मेमोरी क्या होती है, बिल्कुल रैम की तरह होती है, एक्सेप्ट दैट इट इज एक्सट्रीमली फास्ट कंपेयर टू नॉर्मल मेमोरी. लेकिन ये क्या होती है,
बहुत ज़्यादा फास्ट होती है रैम के मुकाबले में, एंड इट इज़ यूज इन डिफरेंट वे, और इसे हम डिफरेंट वेज में इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी अगर आपने अपनी सीपीयू की स्पीड तेज़ करनी है तो आप क्या करते हो, कैश मेमोरी का इस्तेमाल करते हो रैम की निस्बत। हाउ कैश मेमोरी वर्क्स विद द सीपीयू एंड रैम। When a program is running and the CPU needs to read a piece of data or program instructions from RAM, the CPU checks first to see whether the data is in cache memory. जब भी क्या है, आपका प्रोग्राम रन हो रहा है, CPU को क्या है, कोई भी डाटा रीड करना है, प्रोग्राम रीड करना है, या रैम से इंस्ट्रक्शंस लेनी है या डाटा लेना है, तो CPU क्या करता है, सबसे पहले देखता है कि क्या डाटा कैश मेमोरी में पड़ा है। इफ़ द डाटा इज़ नॉट देयर, अगर डाटा वहाँ पे नहीं है तो क्या करेगा CPU रीड्स द डाटा फ्रॉम रैम इनटू इट्स रजिस्टर्स। सीपीयू क्या करेगा, रैम से रजिस्टर वो डाटा को रीड करेगा, बट इट ऑल्सो लोड्स अ कॉपी ऑफ डाटा इनटू कैश मेमोरी, और उस डाटा को रीड करने के बाद एक कॉपी वो कैश मेमोरी में रख देगा। द नेक्स्ट टाइम द सीपीयू नीड्स द डाटा, अगली दफा जब सीपीयू को उस डाटा की जरूरत होगी, इट फाइंड्स इट इन द कैश मेमोरी, तो वो उसे पहले क्या कहाँ तलाश करेगा, कैश मेमोरी में तलाश करेगा, एंड सेव्स द टाइम नीडेड टू लोड द डाटा फ्रॉम मेमोरी, और इस तरह वो क्या करेगा, अपने टाइम को बचा लेगा, यानी उसे रैम में डाटा लोड नहीं करना पड़ा, बल्कि इस बार वो क्या करेगा, डायरेक्ट कैश मेमोरी के पास जाएगा और वहां से डाटा को एक्सेस कर लेगा। ये था मेरा आज का लेक्चर, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा।